एमपी एमएलए कोर्ट में पेश हुई डुमरी विधायक जयराम महतो। आंदोलन मामले में सफाई। बंगाल चुनाव में 5 से 10 सीटों पर उतारेंगे उम्मीदवार। नमस्कार, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं द छोटा नागपुर लाइव। डुमरी विधायक सह झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा जेएलके के केंद्रीय अध्यक्ष जयराम महतो मंगलवार को धनबाद स्थित एमपी एमएलए कोर्ट में पेश हुई। वह बोकारो जिले के सियालजोड़ी थाना क्षेत्र में दर्ज उस प्राथमिकी के सिलसिले में अदालत पहुँचे जो वेदांता स्टील प्लांट के मजदूर आंदोलन से संबंधित है। विशेष न्यायाधीश दुर्गेश चंद्र अवस्थी की अदालत में उनकी पेशी हुई। पत्रकारों से बातचीत में विधायक जयराम महतो ने कहा कि उसका यह आंदोलन से कोई संबंध नहीं है। मैं उस दिन घटना स्थल पर मौजूद नहीं था। आंदोलन स्थल पर लोगों ने बैनर में मेरी तस्वीर होने की वजह से मुझे गलत तरीके से इस मामले में नामजद कर दिया गया। उन्होंने कहा कि यह मामला 27 नवंबर 2023 का बताया जा रहा है। राज्य की राजनीति पर प्रतिक्रिया देते हुए विधायक ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को सभी धर्मों और सभी वर्गों को साथ लेकर चलने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि राज्य के मुखिया का दायित्व है कि वे सभी धर्मों के हित में समान रूप में काम करें। आगामी चुनाव को लेकर जयराम महतो ने बताया कि झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में 5 से 10 सीटों पर अपनी प्रत्याशी उतारेगा। वही असम चुनाव पर उन्होंने कहा कि फिलहाल उनकी पार्टी वहां चुनाव नहीं लड़ेगी। संसाधन बढ़ने के बाद भविष्य में इस पर विचार किया जाएगा। अब हम बहुत बड़ी जिम्मेवारी राज्य में लेके चल रहे हैं। आपने भी देखा झारखंड विधानसभा में ऑपोजिशन अगर कोई था तो जयराम महतो था। पूरे राज्य में पूरे देश में चर्चा हुआ कि एक अकेला लड़का विधानसभा को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो मेरा काम अलग है, इसीलिए मैं तभी आऊंगा आक्रामकता जब वो मेरे बारे में कुछ अनाप शनाप लेंगे, तब फिर हम अपना रिपोर्ट उनका रिसर्च करेंगे, फिर आपके सामने आएंगे। नहीं तो फिर हम अपने काम में फोकस किए। मेरे पास इतना समय नहीं है कि उनकी तरह उन लोगों की तरह फिर जो मैंने आरोप प्रत्यारोप या फिर ना कोई हम अपना कुछ हम सीधे जनता की सेवा करने आए हैं। और पूरी विधानसभा ने देखा कि जयराम महतो ने किस प्रकार से, कई मंत्रियों ने हमारी प्रशंसा इस बात के लिए किया कि पहला सेशन में आप इस प्रकार से झारखंड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये तारीफ है। तो मिशन आने का अलग मकसद के साथ आए हैं, अलग उद्देश्य के साथ आए हैं। अपने उद्देश्य की ओर मेरा ध्यान है, लेकिन आप कभी सोचने का नहीं। जब वो अगर हमारे बारे में कोई अनर्गल बातें करेगा तो हम उनके बारे में सच्चाई बताएंगे। तभी वो शांत है तो हम भी शांत है। जब उनकी ओर से कोई प्रतिक्रिया होगी तब हम बात करेंगे। पर कह रहा हूँ पंडित जी, वही आज बस अब देश का माहौल वही बचा है। अब हमें इसी प्रकार से नफरतों का, द्वेषों का सामना करना होगा। इंसान ने अपने बौद्धिक स्तर को काफी निम्न कर लिया है। उनका बौद्धिक स्तर धीरे धीरे मैंने हमें लगता है काफी नीचे की ओर जा रहा है, जो कि इस राज्य के लिए, इस देश के लिए चिंता का विषय है। मैं पुनः कहूंगा, आज अगर किसी विषय में तार्किक बात होनी चाहिए तो धार्मिक विषय में बात होनी चाहिए। आज धर्म के नाम पर जो धर्मांध बनाया जा रहा है, जिस प्रकार से जनता को उस भाव में विलीन किया जा रहा है, मेरे हिसाब से उचित नहीं हो रहा है। क्योंकि आज लोकतांत्रिक व्यवस्था में हमारा कार्य जो होना चाहिए था, उस कार्य को हम ना करके केवल धार्मिक विषय पर या एक दूसरे को उलझा कर रख रहे हैं। तो इसमें कहीं ना कहीं राजनीति और कुछ ऐसे लोगों का है जो नहीं चाहते हैं कि समाज में लोग मिलकर रहें, सौहार्द भाव से रहें। तो इस पर सरकारों को, हम सबों को संज्ञान लेते हुए इसमें एक बेहतर माहौल तैयार करने की आवश्यकता है। तो अंतिम सवाल, न्यूज स्रोतों के माध्यम से इन सब जानकारी ली है। निसंदेह जिला प्रशासन को एक टीम बनाकर इन विषयों की जांच करनी चाहिए और आम व्यक्ति को कभी इस बात के लिए ठगा हुआ महसूस नहीं होना चाहिए कि हम अगर गरीब हैं तो हमें न्याय नहीं मिलेगा। आप समर्थन करें, निसंदेह कोई भी, अगर हम उन चीजों का आकलन करेंगे उसके बाद हम निसंदेह समर्थन क्यों नहीं करेंगे। अगर कोई भी रैयत है या फिर कोई पीड़ित व्यक्ति है, उसका परेशानी चाहे सरकार के अंग से हो या फिर विधायिका से हो या कार्यपालिका से हो, हम अपनी आवाज उसके लिए हमेशा बनेंगे। हेमंत सोरेन ग्रेटर झारखंड का पार्ट है। जंगल महल का जो प्रमंडल है उसमें हमारी उपस्थिति जोरदार रहेगी और वहाँ हमारा संगठन का विस्तार भी ठीक ठाक हुआ है और लोगों की जो फीडबैक है उसको भी हम लोगों ने प्राप्त करने का प्रयास किया है। हमें लगता है कि वहाँ हम लोग अच्छा स्थिति में रहेंगे। कौन रहेंगे प्रत्याशी वहाँ? देखिए, प्रत्याशी के लिए आज हम लोग 3 दिन का इंटरनल टीम वहाँ भेजे हैं। उनका रिपोर्ट हमें लगता है आज शाम या कल तक आ जाएगा और उनके रिपोर्ट के आलोक में हम लोग प्रत्याशी की घोषणा करेंगे। कोई राजा है वहाँ के, वो भी आपकी पार्टी में जुड़े? जी, आए हैं। राजा तो आज के दौर में कोई नहीं है। भारतीय संविधान आर्टिकल 18 राजा, सम्राट, सुल्तान, शहंशाह इन शब्दों को प्रतिबंधित करता है, लेकिन उनका इतिहास काल में संबंध रहा है। लेकिन वर्तमान वो हमारे और आपकी तरह एक नागरिक हैं, समाज सेवी हैं। पार्टी का नाम आप रखें। एक्चुअली वो जो हिस्सा है उसको हम लोग झारखंड ही मानते हैं। जो आंदोलन धनबाद में हुआ है, जो आंदोलन बोकारो में हुआ है, वही आंदोलन पुरुलिया में हुआ है। हमें लगता है इसी के तर्ज पर वहाँ भारी संख्या में आज भी आंदोलनकारी हैं जो
अपने मान सम्मान के लिए संघर्ष कर रहे हैं, तो इसलिए उसको हम लोग कभी बंगाल का हिस्सा नहीं माने हैं। आज भी सांस्कृतिक रूप से, भौगोलिक रूप से, केवल संवैधानिक रूप से पश्चिम बंगाल का हिस्सा है, बाकी हर एक रूप से वो झारखंड, ग्रेटर झारखंड का पार्ट है। क्या लगता है क्या होगा चुनाव में इस बार बंगाल में? अब देखिए, बंगाल बहुत बड़ा क्षेत्र है और हम लोग तो अभी छोटे नेता के रूप में हैं, तो विशेष हम लोग नहीं कर सकते। 294 बहुत बड़ी सीटें, बहुत बड़ा बंगाल, लेकिन हम लोग जंगल महल के क्षेत्र में हमें लगता है कि त्रिकोणीय रहेगा, उसमें दो बड़ी पार्टियां भी रहेंगी और हम लोग भी त्रिकोण बनाएंगे जैसा झारखंड में हम लोगों ने बनाया था। बीजेपी वाले भी कॉन्फिडेंस में काफी दिख रहे हैं, तो टक्कर किससे रहेगी, टीएमसी से या बीजेपी से? देखिए, हमारी टक्कर दोनों से रहेगी, सीट के अनुसार रहेगी। उस सीट की वर्तमान जो नेता है उनकी जो उपस्थिति है उनके अनुसार रहेगी। कितने सीट पे लड़ रहे हैं बंगाल में अभी फिलहाल? देखिए, बंगाल में अभी तक हम लोग जो 5 से 10 सीटों के बीच अनुमान है, हम लोग चुनाव लड़ेंगे। पिछली बार जब आए थे सबसे अधिक, देखिए, ये सब केवल माने एक समूह को खुश करने का, अगर आप किसी के लिए बयान, जैसे हेमंत जी, अगर मान के मैं स्पष्ट कहना चाहूंगा, अगर हेमंत जी ने जो बयान दिया तो जाहिर सी बात है वो जिनके लिए बयान दिया वो नाराज हुए, लेकिन एक समूह खुश हुआ। और फिर भानु जी ने एक बयान दिया तो एक समूह नाराज हुआ, एक समूह खुश हुआ। तो बस हम आज स्पष्ट कहना चाहेंगे कि धर्म का आदर हर कोई करता है, मैं भी करता हूँ, आप भी करते हैं, हर किसी को करना चाहिए। लेकिन एक सच्चाई यह भी है, आज रास्ता विधाता से नहीं विधायिका से निकलेगा। विधाता ने केवल दुनिया बनाया है, बस इतना आप मानिए। वो ना आपकी शिक्षा, ना स्वास्थ्य, ना रोजगार, ना आपको चोट लगेगा वहां उपस्थित होगा। उसने केवल दुनिया बनाकर आपको श्रेष्ठ इंसान बनाया है। अब आपको तय करना है दुनिया को कैसे चलाना है। विधाता ने अपना काम कर दिया। अब विधाता को अगर आप सोचेंगे कि वो मेरे स्वास्थ्य के विषय में आके हमारी मदद करेगा, हमारे शिक्षा के विषय में मदद करेगा, हमें चोट लगेगी तो विधाता मदद करेंगे, हमें बुखार होगा तो विधाता मदद करेंगे, तो आप हमें लगता है ठीक नहीं सोच रहे हैं। वहां आपको विधायिका मदद करेगी। विधायिका अर्थात विधायिका जो नियम बनाएगी, जो नियम का अनुपालन करवाएगी, वो मदद करेगी। इसलिए हमें लगता है विधायिका को मजबूत करने की दिशा में हमें कार्य करना चाहिए। हमें लगता है कि आज जो धार्मिक गतिविधियां के माध्यम से एक दूसरे के प्रति आज जो एक माने द्वेष का भाव उत्पन्न किया जा रहा है, इस पर भी रोकथाम लगाने की आवश्यकता है। आज आप देखिए, कल ही हम एक डीएसपी साहब से बात की, कुछ काम के सिलसिले में मिलना है ना विधायक जी। अभी हम लोग रामनवमी शांति समिति की बैठक में है, एक सप्ताह पहले ईद की शांति समिति की बैठक में है, होली की शांति समिति की बैठक में, कुछ दिन मुहर्रम की शांति समिति की बैठक में। समझिए आज धार्मिक कट्टरता इस देश को कहां लेके जा रही है। हमारी जो ऊर्जा है, ऊर्जा का मतलब क्या है, एक कार्यपालिका का अंग कहाँ है, प्रत्येक 15 दिनों में एक त्योहार की निगरानी में है। उसे निगरानी में होना चाहिए था कि कुछ अनहोनी ना हो, अप्रिय माने हमारी सुरक्षा में, लेकिन वो केवल त्योहार की निगरानी में हमारा कार्यपालिका व्यस्त हो जा रहा है। तो वो देश कैसे आगे बढ़ेगा? इसीलिए इस देश को विचार करना चाहिए, हमें धार्मिक कट्टरताओं से बाहर आना ही चाहिए, नहीं तो पता चलेगा सिर्फ त्योहारों की सुरक्षा में हमारी पुलिस का जीवन बीत जा रहा है। बलियापुर में इसलिए मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि हमारी ऊर्जा सही दिशा में काम होना चाहिए। लेकिन हमने एक ऐसा धार्मिक देश का माहौल बना दिया है कि किसी भी धर्म का त्योहार रहे, छोटा समूह में भी अगर जलसा जुलूस निकलता है तो वहाँ भारी संख्या में पुलिस को तैनात करना पड़ता है। हमने ये माहौल तैयार कर दिया है। तो लेडी डूमर के रहतों को न्याय कैसे मिलेगा? लेडी डूमर के रहतों को निसंदेह न्याय मिलेगा और बिल्कुल इस मामले को उनसे हम लोग बातचीत भी करेंगे। और लेडी डूमर ही नहीं, इस राज्य में कोई रहे, चाहे कोई सांसद रहे या मुख्यमंत्री स्वयं अगर किसी का जमीन कब्जा करके बैठे हों या कोई मंत्री कब्जा करके बैठे हों, तो उस पर भी हमारी आवाज बेबाक ही रहेगी। चाहे वो कोई विधायक रहो या कोई वो ब्यूरोक्रेट्स का ही व्यक्ति रहो, कोई सक्षम व्यक्ति रहे, चाहे संपन्न व्यक्ति रहे, चाहे कोई रहे, अगर वो गलत कर रहा है, अगर गरीबों को परेशान कर रहा है, तो निसंदेह उस पर मेरी आवाज हमेशा मुखर रहेगी। उनके पक्ष में अगला नहीं, जब तक वो मेरे पास आएंगे नहीं, जब तक चीजों को जानेंगे नहीं। इस राज्य में 3.5 करोड़ की आबादी है और हर एक आबादी को परेशानी है, और हर एक परेशानी में हम स्वयं नहीं गए। जब तक वो हमसे मिलेंगे नहीं, अपनी मसलों को सुनाएंगे नहीं, मैं उस पर अध्ययन नहीं करूंगा, तब तक मैं आगे कोई कार्य नहीं करूंगा। तो भाई आप देख सकते हैं, मान के चलिए राज्य सरकार में गठबंधन की दल वो है और उसके बावजूद अगर उनके साथ ये व्यवहार हो रहा है तो उनको सोचना चाहिए कि ये किस गठबंधन के साथ उनका नाता है इस राज्य में। बलियापुर जी, आज सियाल जोड़ी का एक मामला है जिसमें वहाँ के स्थानीय लोगों ने कंपनी के खिलाफ एक धरना प्रदर्शन किया था और उसी मामले में कंपनी के द्वारा एक एफआईआर किया गया है और हम पर मेरा नाम केवल इसलिए नामजद किया गया क्योंकि उस बैनर में हमारी तस्वीर थी। उस आंदोलन में हमारी उपस्थिति भी नहीं थी, वो ग्रामीणों का, रैयतों का आंदोलन था। तो इस मामले में अब तक कितनी पेशी हो चुकी है और क्या हमें लगता है कि इसमें लगभग 3-4 पेशी हो चुकी है और हमें लगता है कि माननीय न्यायालय का जो निर्णय है उसका हम लोग हमेशा स्वागत करते रहे हैं और उम्मीद है कि ये जो सही है उसी विषय में निर्णय भी आएगा। बंगाल चुनाव को लेकर इसको आपने भी देखा, सवालों के माध्यम से देखा
जो उनके विभागीय मंत्री है वो भी लगातार इस बात को कह रहे हैं। वो तो स्पष्ट कह रहे हैं कि हम बोलें कि चापाकल 10 को दे दीजिए एक पंचायत में, नहीं दे पाएंगे। स्पष्ट ये विधानसभा में उनका आश्वासन होता है कि हम दे ही नहीं पाएंगे। तो परिस्थितियां इस राज्य की है क्या नहीं है, आप भी जानते हैं। कुल मिलाकर राज्य जिस गति के साथ आगे बढ़ना चाहिए था उस गति के साथ ये राज्य आगे नहीं बढ़ रहा है। कुछ आंकड़ों की भी आप बात कर रहे थे। देखिए, हम जो कहते हैं बहुत अपना विवेक से कहते हैं और उसमें कुछ तथ्य रहते हैं तभी हम कहते हैं, क्योंकि हम जो बातें कहते हैं उनमें बहुत सारे आधार होते हैं। और आपने देख लिया असम का चुनाव, आप देखिए बिहार में क्या परिस्थिति हुई देखिए। तो ये इन चीज़ों के आधार पर ही मैंने जो कहा था उस पर मैं आज भी अडिग हूँ और भविष्य में ये चीज़ें आपके सामने देखने को मिल सकती हैं। धन्यवाद। प्रत्याशियों को सामने आने दीजिए, उनके विचारों को जानने दीजिए, उसके बाद हम लोग कुछ सोचेंगे। क्योंकि आप